तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट है। नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ये तो आपको पता ही होगा, कौन सा है? लीडरशिप। इसका मतलब क्या होता है? आगे आगे चलना, है ना? ये तो आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? चेस्टर बर्नार्ड ने दी है। तो परिभाषाओं के बारे में ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि परिभाषाएं, देखिए सबसे मुश्किल काम यही होता है, परिभाषाएं याद करना। ठीक है, तो फिलहाल इनको रटने में उतना टाइम वेस्ट मत करिए और आप लोग एक नज़र से देख लिया करिए कि कौन से जो यहाँ लोग हैं किस परिभाषा से कौन सा नाम संबंधित है, इतना याद रखिए। और हो सकता है तुक्का लग ही जाए अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, फॉलेट महोदय ने, ठीक है, फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन करने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतना, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। नेक्स्ट है, मुख्यतया नेतृत्व को कितने, देखिए यहाँ की मात्रा नहीं, मुख्यतः नेतृत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्यतः अगर बात करें नेतृत्व को, आपको पता होगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व और राजतांत्रिक नेतृत्व में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर नेतृत्व के कार्य क्या हैं? तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं है? तो नहीं है, उसके लिए आपको ये 3 सारे पता होने चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन इसमें से आपको मिल सकते हैं और एक ऑप्शन नहीं वाला मिल सकता है। फिलहाल बहुत वैसा नहीं, थोड़ा आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन इसी तरीके के देंगे, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। संगठन करना, है ना, नेतृत्व के क्या कार्य हैं? भाई अगर आप एक माइंड में इमेज करिए कि आप किसी ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं या क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है? तो आपको ही उसे संगठित करना होगा, उसे समन्वित करना होगा, प्रतिनिधित्व भी आप ही को करना है, उद्देश्य का निर्धारण भी आपको करना है ना? यही तो कार्य होते हैं। नीति का भी निर्धारण कि कैसे कार्य किया जाए, नियंत्रण करना भी आपके ही उसमें होगा, प्रेरणा प्रदान करना, पुरस्कार एवं दंडकों की व्यवस्था। तो ये नेतृत्व चाहे किसी समाज के कार्य के लिए हो, चाहे शिक्षा जगत में विद्यालय में आप शिक्षक के रूप में नेतृत्व कर रहे हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं? अगर आप सफल नेतृत्व करना चाहते हैं तो कितने तत्व हैं सफल नेतृत्व के? नेता, अनुयायी, संगठन और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। 4 तत्व हैं नेतृत्व के। ठीक है, इसमें नेता को होना जरूरी है अगर कोई सफल नेतृत्व करना है। अनुयायी जो उसके नेतृत्व का मतलब नेता का, उनकी बात का पालन करें। जैसे आप शिक्षक के रूप में हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में नेता कहे जाएंगे, है ना? और अनुयायी मतलब आपके जो शिक्षार्थी हैं या जो बालक हैं, है ना? संगठन, उनका संगठन होना चाहिए और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति भी उस पर डिपेंड करती है सफल नेतृत्व में। नेक्स्ट है, नेतृत्व के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, विद्यालय का मुख्य नेता कौन होता है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं। विद्यालय का कौन है? प्राचार्य या प्रधानाचार्य, या फिर प्राचार्य या प्रधानाचार्य हो सकती है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर यहाँ पर कक्ष की बात करें तो उसमें कौन होगा? तो उसमें आपको पता है कौन होगा नेता? शिक्षक होगा, जाहिर सी बात है। तो किसी भी एरिया से ऐसे क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं, आप लोग सतर्क रहिएगा। फिर है, किस प्रकार के नेतृत्व में सत्ता एक ही हाथ में होती है? तो जैसा कि आपको पता है, एक सत्ता जो है राजतांत्रिक होती है और एक लोकतंत्रात्मक होती है। तो राजतांत्रिक या निरंकुशवादी या तानाशाही, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है ना, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, है ना? तो ये तीनों जो है सत्ता एक ही मतलब हाथ में होती है। जैसे तानाशाही शब्द से आपके दिमाग में आता होगा हिटलर, है ना? हिटलर आता होगा कि नहीं, जो जर्मनी का तानाशाह था। या फिर आपको साउथ कोरिया के तानाशाह की बात याद आ रही होगी ना, किम जोंग उन की। फिर नेक्स्ट है, किस प्रकार के नेतृत्व में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं?
तो इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेना है तो जाहिर सी बात है प्रजातांत्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्तियों और समूह को, देखिए नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन है, वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्तियों और समूह को संदेश आदान प्रदान किए जाते हैं या संप्रेषित किए जाते हैं, तो उस माध्यम को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? द्विमार्गी होती है। अब इसमें ऑप्शन में कैसे भी बना सकते हैं, त्रिमार्गी, चतुर्मार्गी या एक मार्गी। तो संप्रेषण की प्रक्रिया दो मार्गी होती है, अंतःक्रिया और पृष्ठपोषण। नेक्स्ट बढ़ेंगे। संप्रेषण क्या है? एक कला है। तो ऑप्शन कैसे भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षण का आयोजन किस माध्यम से किया जाता है? तो संचार माध्यम से किया जाता है। अब संचार या संप्रेषण है क्या, है ना? तो आपको पता है शिक्षा व्यवस्था में संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, है ना, चाहे वो वीडियो के रूप में हो या पत्र के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। फिर नेक्स्ट है संप्रेषण के प्रमुख घटक। अब देखिए हमने यहाँ पर मतलब आपको संप्रेषण के प्रमुख घटक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से नहीं ऑप्शन बना सकते हैं, 3 ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएंगे, एक अलग से दे दिया जाएगा। तो इनमें से इतने सारे हैं, तो देखो इनको याद रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझिए इसको। संप्रेषण मतलब जैसे आप लोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो सबसे पहले आपको संप्रेषण का लक्ष्य देखिए और आप अपना पेपर देकर पास हो जाएं। फिर है संप्रेषक मतलब जो संदेश भेजता है, जैसे कि मैं, है ना, आपको लोगों को क्या कर रहा हूँ, संदेश भेज रहा हूँ। फिर संदेश प्राप्तकर्ता, वो आप हैं, ये सब होने चाहिए, संप्रेषण के माध्यम में होने चाहिए। संदेश श्रृंखलाएं, संदेश की एक श्रृंखला होनी चाहिए। विषय वस्तु जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, संदेश का माध्यम जैसे कि आप किसके माध्यम से, नेट या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। फिर पत्र, मौखिक, नोटिस बोर्ड, ये सब होने चाहिए, मतलब इसके माध्यम है, चाहे वो पत्र का जरिए हो, मौखिक हो, लिखित हो, नोटिस बोर्ड हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन, कैसे भी हो सकता है। और संदेश की भाषा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो इंग्लिश की भाषा में संप्रेषण किया जा सकता है एंड इंग्लिश की भाषा में संप्रेषण किया जा सकता है ना। तो ये कम्युनिकेशन होता है। जैसे कम्युनिकेशन, मान लीजिए हिंदी में आप वर्ड नहीं समझ पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया। विद्यालय प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण को कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार से, 4 स्तर में बांटा गया है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ छोड़ भी दिए हैं कि ताकि आप भी उससे पढ़ के हेल्प ले लें, है ना। जितना हो सका मैंने बनाया है। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? तो कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। अगर कक्षा के अंतर्गत की बात हो रही है उसके लिए, है ना, तो कक्षा के पाठ्यवस्तु होनी चाहिए उसमें संप्रेषण करने के लिए। शिक्षण विधि होनी चाहिए, जैसे शिक्षक बालकों को क्या करता है, पढ़ाता है ना, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि होनी चाहिए और शिक्षण सहायक सामग्री, चाहे वो किताब हो या कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रियाएं। तो कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, है ना। फिर अनुदेशन में 2 प्रकार का संप्रेषण होता है, ऑप्शन में कैसे भी बना सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। अनुदेशन में मौखिक संप्रेषण होता है और लिखित संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? अधिगम को प्रभावशाली अगर बनाना है तो उसके लिए कौन सी? तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। आपने पढ़ा होगा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, कुछ दृश्य सामग्री, कुछ श्रव्य, कुछ दृश्य श्रव्य, तो इनके आपको नाम भी पता होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दृश्य सामग्री, श्रव्य जिनसे देखकर सूचना ग्रहण की जा सके, है ना, या श्रव्य कौन सी होती हैं, जिनसे सुनकर सूचना ग्रहण करी जा सके, और दृश्य श्रव्य जिनसे दोनों, तो दोनों सुनना देखना, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, है ना, मेन कंप्यूटर हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
फिर क्वेश्चन बना मतलब यहाँ इससे रिलेटेड बन सकते हैं, प्रधानाचार्य शिक्षक और छात्र की भूमिका। तो मतलब कैसे भी, प्रधानाचार्य के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि स्कूल में प्रधानाचार्य का कार्य क्या होता है, शिक्षक के कार्य क्या होते हैं और छात्र क्या भूमिका उसमें